दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? थिंक मतलब होता है सोचना, बिफोर मतलब पहले, और स्पीक मतलब बोलना। थिंक बिफोर यू स्पीक मतलब कि बोलने से पहले सोचो। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day a man was caught stealing onions from a vegetable शॉप। क्या मतलब हुआ? वन डे अ मैन वॉज कॉट स्टीलिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और ऐसी बहुत ही कम स्टोरीज़ देखने को मिलती हैं जहाँ पर पैसिव के वाक्य देखने को मिलें। तो दोस्तों, ये जो है मैं चाहूँगा आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा दोस्तों, आप ये भी नोट कर लीजिए, जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, तो ऐसे वाक्यों में वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन यदि सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब हमें वर्ब का इस्तेमाल करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, जैसा यहाँ पे लगाई गई है। CAT कैच मतलब होता है पकड़ना, और ये थर्ड फॉर्म है कॉट। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, अ मैन एक आदमी, वॉज कॉट पकड़ा गया, स्टीलिंग चुराते हुए। और दोस्तों, ये स्टील मतलब होता है चुराना, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है स्टीलिंग चुराते हुए। अनियंस प्याज, फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम अ वेजिटेबल शॉप मतलब हुआ एक सब्जियों की दुकान से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे अ मैन वॉज कॉट स्टीलिंग अनियंस फ्रॉम अ वेजिटेबल शॉप। एक दिन एक आदमी एक सब्जियों की दुकान से प्याज चुराता हुआ पकड़ा गया। चलिए, ही वॉज टेकन बिफोर अ जज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। यहाँ जो ऊपर भी वॉज का यूज़ किया गया था क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया ही, शी सिंगुलर में वॉज ही लगाया जाएगा, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब होता है ले जाना, थर्ड फॉर्म है टेकन। और दोस्तों, बिफोर का मतलब पहले होता है, इसके अलावा बिफोर का मतलब सामने भी होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज टेकन बिफोर अ जज, उसे एक जज के सामने ले जाया गया। और दोस्तों, मैंने आपको भी पैसिव का के बारे में समझाया, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य कैसे बनाएंगे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगा दोस्तों, दो वाक्य आप इनको ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं यदि आपको पैसिव के वाक्य समझ में आए। नोट कर लीजिए, हमें पढ़ाया गया। आई रिपीट द सेंटेंस, हमें पढ़ाया गया। दूसरा वाक्य है हमारी मदद नहीं की गई। आई रिपीट द सेंटेंस, हमारी मदद नहीं की गई। दोस्तों, दोनों ही वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव हैं, पैसिव के वाक्य हैं। दोनों को ही आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो क्या अर्थ हुआ कि उसे एक जज के सामने ले जाया गया। द जज गेव हिम 3 choices: ईट ऑल द अनियंस एट वन गो, सबमिट 100 lashes और पे अ फाइन। क्या अर्थ हुआ? द गव
द जज गेव हिम 3 चॉइसेस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ऊपर आपने देखा था वो भी पास्ट इंडेफिनिट का था लेकिन वो पैसिव था, लेकिन ये एक्टिव है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव मतलब होता है देना, और ये सेकंड फॉर्म है गेव, इसे नोट कर लीजिए। द जज गेव हिम 3 चॉइसेस, क्या अर्थ हुआ कि हिम मतलब होता है उसे, जज ने उसे 3 विकल्प दिए। चॉइस का मतलब विकल्प, जज ने उसे 3 विकल्प दिए, और वो क्या विकल्प थे? ईट ऑल द अनियंस एट वन गो। पहला जो विकल्प था वो क्या था? ईट ऑल द अनियंस एंड वन गो। वन गो मतलब होता है एक बार में, मतलब सारी प्याज को एक बार में खाओ। दूसरा क्या था? सबमिट टू 100 लेसेस। दोस्तों सबमिट होता तैयार हो जाना, सबमिट टू 100 लेसेस का मतलब हुआ कि 100 कोड़ों के लिए तैयार रहो। और तीसरा क्या था? और पे अ फाइन। पे अ फाइन का मतलब होता है हर्जाना भरना, हर्जाना देना, या फिर हर्जाना भरो। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द जज गेव हिम 3 चॉइसेस, जज ने उसको 3 विकल्प दिए। ईट ऑल द अनियंस एट वन गो, सारी प्याज को एक बार में खाओ। सबमिट टू 100 लेसेस, 100 कोड़े के लिए तैयार रहो। और पे अ फाइन या फिर जुर्माना भरो। द मैन विदाउट थिंकिंग सैड दैट ही वुड लाइक टू ईट ऑल द अनियंस। क्या अर्थ हुआ? द मैन विदाउट थिंकिंग। दोस्तों इस बात को आप ज़रूर नोट कर लीजिए, जब हम विदाउट, बिफोर और आफ्टर का यूज़ करेंगे तब उसके बाद हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, जैसा यहाँ पर लगाई गई है। द मैन विदाउट थिंकिंग सैड, आदमी ने बिना सोचे कहा दैट की। और दोस्तों ये जो दैट है ये एक डिस्क्रिप्टिव क्लाउज है जो आगे की नाउन के बारे में हमें जानकारी देता है। द मैन विदाउट थिंकिंग सैड, आदमी ने बिना सोचे कहा कि ही वुड लाइक टू ईट ऑल द अनियंस। तो उसने क्या कहा कि वह सारी प्याज खाना चाहेगा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो आदमी था उसने बिना सोचे कहा कि वह सारी प्याज खाना चाहेगा। आगे देखिए। ही बिगेन कॉन्फिडेंटली इनफ बट after eating a few onions, his eyes began to burn, his nose started running and his mouth felt as it was on fire। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा एक एक लाइन को। और बिगिन मतलब होता है शुरू करना, सेकंड फॉर्म में बिगिन। ही बिगिन कॉन्फिडेंटली इनफ। और दोस्तों देखिए ये आपने सुना होगा कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, और कॉन्फिडेंटली एडवर्ब है। कॉन्फिडेंटली और एडवर्ब का काम होता है सब्जेक्ट के अंदर जो क्रिया है उसके बारे में बताना। जब हम किसी भी वाक्य में किसी वर्ब की विशेषता को बताना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें एडवर्ब का इस्तेमाल करना होता है। कॉन्फिडेंटली का अर्थ हुआ विश्वास से, आत्मविश्वास से। तो क्या अर्थ हुआ? ही बिगेन कॉन्फिडेंटली इनफ, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि उसने बड़े आत्मविश्वास से शुरुआत की। बट आफ्टर ईटिंग अ फ्यू अनियंस, लेकिन कुछ प्याज खाने के बाद His eyes began to burn, उसकी आंखें। और दोस्तों बिगिन मतलब शुरू हो जाना, सेकंड फॉर्म बिगिन। His eyes began to burn का मतलब उसकी आंखें जलने लगीं। His eyes began to burn का मतलब हुआ कि उसकी आंखें जलने लगीं। His nose started running। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है नोज़, नोज़ मतलब होता है नाक, और रनिंग मतलब दौड़ना। तो यदि हम इसको सीधा ट्रांसलेट करेंगे His nose started running, तो उसका मतलब वो उसकी नाक दौड़ने लगी। तो कई बार हमें मीनिंग भी निकालनी होती है। तो रनिंग का मतलब दौड़ना नहीं है, बहना है। तो हिज नोज स्टार्टेड रनिंग का मतलब हुआ कि उसकी नाक बहने लगी। एंड हिज माउथ फेल्ट एज इट वॉज ऑन फायर, और उसका मुंह ऐसा लगा कि मानो जल रहा हो। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने ही बिगेन कॉन्फिडेंटली इनफ, उसने काफ़ी आत्मविश्वास से शुरुआत की। बट आफ्टर ईटिंग ए फ्यू अनियंस, लेकिन कुछ प्याज खाने के बाद हिज आइज बिगेन टू बर्न, उसकी आंखें जलने लगी। हिज नोज स्टार्टेड रनिंग, उसकी नाक बहने लगी। एंड हिज माउथ फेल्ट एज इफ़ इट वॉज ऑन फायर, और उसे मतलब कि उसका मुंह मानो मतलब उसके मुंह में आग लग गई हो, आग लगी हो, मतलब उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके मुंह में आग लगी। और जाहिर सी बात है इतने सारी प्याज खाने से ऐसा ही होना था। आगे देखिए। द मैन आस्क्ड
फॉर द लैशेस इंस्टीड। दोस्तों इंस्टीड को नोट कर लीजिए, इंस्टीड का मतलब होता है की बजाय, और आस्क मतलब पूछना होता है, और आस्क फॉर जब ये जुड़ जाता है तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। क्या अर्थ हुआ? द मैन आस्क्ड फॉर द लैशेस इंस्टीड, मतलब आदमी ने उसकी बजाय कोड़ों की मांग की। मतलब क्या हुआ कि उसकी बजाय उसने कोड़े मांगे। आगे देखिए, बट आफ्टर अ फ्यू लेशेस, लेकिन कुछ कोड़ों के बाद, ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन। दोस्तों यहाँ कुड का यूज़ किया गया है, और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, तो ऐसे वाक्यों में कुड का इस्तेमाल किया जाता है। यदि नेगेटिव होगा तो कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि जो आदमी था उसने कोड़ों की मांग की, बट आफ्टर ए फ्यू लेसेस, लेकिन कुछ कोड़ों के बाद, ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन। वह, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, वह दर्द को सहन नहीं कर पाया। सो इसलिए ही सैड, उसने कहा, दैट की ही वुड पे द फाइन, कि वह हर्जाना भरेगा। नाउ अब, ही अंडरस्टूड, और दोस्तों अंडरस्टैंड मतलब समझना, और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट का ही वाक्य है। नाउ ही अंडरस्टूड, अब वह समझ गया, दैट की वन शुड ऑलवेज थिंक बिफोर स्पीकिंग। तो अब वो इस बात को समझ गया कि वन शुड ऑलवेज थिंक, कि हमेशा सोचना चाहिए, बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। यदि आपने आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।